हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केवीएस पीआरटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपका एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा 5th हिंदी पुस्तक सारांश। क्योंकि बच्चों, जो केवीएस का एग्ज़ाम है, जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है पीआरटी का, उसमें एनसीईआरटी हिंदी पुस्तक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पुट अप करे जा रहे हैं कि उनकी कविता हैं, उनके जो चैप्टर के नाम हैं, उनके अंदर क्या चीज़ है, तो वो डिटेल से पूछा जा रहा है। तो इस वजह से हमने ये समरी क्लास बनाई है, ताकि आपको बुक ना पढ़नी पड़े और आप इसी से अपना जल्दी से क्विक रिवीजन कर सकें और आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। तो चलो बच्चों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, उसमें क्या है? राख राख की रस्सी। यानी कि जो चैप्टर का नाम है वो है आपकी राख राख की रस्सी। लोन्योगार लोन्योगार कौन थे? वो तिब्बत के एक मशहूर मंत्री थे, जो कि हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। और इसके यहाँ मंत्री थे सोनोगवेन सेन गापे, जो कि 32वें वहाँ के तिब्बत के राजा थे। और जो लोन्योगार थे, वो तो तिब्बत के, मैंने बताया अभी आपको, एक मशहूर मंत्री थे, जो कि हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक अपने उससे जाने जाते थे। लेकिन उनके चिंता का एक कारण था, उनका एक भोला बेटा। एक दिन मंत्री अपने बेटे को 100 भेंट देकर शहर जाने को कहा, क्योंकि उसका बेटा बहुत भोला था और वह इस बात से बहुत परेशान था, क्योंकि वो चालाक नहीं था। तो उसने एक दिन क्या करा, अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और बाजार जाने के लिए, शहर जाने के लिए उसको कहा। और उसने कहा कि इन्हें शहर ले जाओ, और इन्हें तुम्हें मारना नहीं है या बेचना भी नहीं है। इनसे, इन भेड़ों से तुम्हें क्या करना है? 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाना है। यानी कि उसे उसकी भेड़ें भी वापस लेके आने थी, और उसके साथ साथ में 100 बोरे जौ के वो भी वापस लेके आने थे। तो बेटा उसका शहर पहुंचता है, वह बड़ा दुखी होकर सड़क के किनारे बैठ जाता है और सोचता है कि किस तरीके से मेरे को ना तो एक भेड़ें बेचनी है और 100 बोरे जौ के भी साथ में लेके जाने हैं, तो ये कैसे करें? तो अचानक से उसके सामने ना एक लड़की आ जाती है। वो लड़की आकर खड़ी हो जाती है और वो उससे पूछती है कि भाई, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या हुआ? तो वो बताता है कि मेरे पिताजी ने मेरे से ऐसे ऐसे कहा है कि मुझे बाजार ये जो 100 भेड़ें हैं, ये तुम बाजार लेके जाओ, लेकिन तुम्हें ना तो इन्हें बेचना है ना मारना है। इनके साथ साथ तुम्हें 100 बोरे जौ के भी लेकर आने हैं। तो वो जो लड़की होती है, वो कहती है चलो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ। तो तुम इस तरीके से 100 बोरे जौ के भी ले जाओगे और अपनी भेड़ें भी वापस ले जाओगे। तो वो क्या करती है, उन भेड़ों के ऊपर से ऊन उतारती है और उन्हें बेचकर 100 बोरे जौ के उसे दिला के वापस से उसके शहर में भेज देती है, यानी उसके राज्य में भेज देती है। उसने भेड़ों को उतार कर बाजार में बेच दिया और उससे मिले रुपयों से 100 बोरी जौ खरीद कर उसे वापस घर भेज दिया। दूसरे दिन दोबारा से उसके पिता हैं, जो मंत्री हैं, वो सोचते कि भी मेरा बेटा इतना चालाक तो है नहीं, लेकिन वो किस तरीके से 100 बोरे जौ के ले आया और भेड़ों को भी वापस ले आया, तो ऐसा क्या कैसे हुआ? तो वो दोबारा से अपने बेटे को 100 बोरे जौ के लाने के लिए कह देता है। इस बार उसने भेड़ों के सींग काट कर बेचने को कहा, जबकि भेड़ों के तो कोई सींग होते ही नहीं है, कि इस तरीके से फिर से 100 बोरे नहीं लेके आएगा। लेकिन वो वापस से शहर जाता है और उस लड़की से दोबारा मिलता है। उस लड़की वो फिर उसे एक तरकीब बताती है। वो फिर से वो चीज़ करके 100 बोरे जौ के वापस लेके अपने राज्य में वापस आ जाता है। लियोनेगार ने लड़की को नो हाथ, फिर वो लियोनेगार को उसको बुलाता है, जो मंत्री है, कि भाई किस तरीके से होंगे। वो उस लड़की के लेके आता है, तो वो लड़की को सबूत देता है कि तुमने ना 9 हाथ लंबी एक राख की रस्सी बनाने को वो कहता है। जो तिब्बत के मंत्री थे, वो कहते कि तुम लड़की को कि तुम्हें 9 हाथ की लंबी राख की रस्सी बनानी है, और एक शर्त रखिए कि वह रस्सी ना तुमको लोन पे गार के गले में पहनानी है। लोन पे गार किस तरीके से रस्सी पहनाएगी? तो वो लड़की बहुत ही होशियार होती है। तो वह क्या करती है, पत्थर की सिल्ली पे एक रस्सी रखती है, उसमें आँच लगा देती है। अमूल वो रस्सी एज इट इज़ जल जाती है और उसका वो वहीं पे बना रहता है। तो वो सिल्ली पर उसको रख के उसे ले जाती है और कहती है कि ये इसे पहना दो। तो इससे क्या होता है, वो समझ जाता है और अपने बेटे की शादी उस लड़की से करा देता है। तो इस वजह से इस चैप्टर का नाम जो रखा गया है, वो रखा गया है राख की रस्सी। तो इसमें मेन चीज़ क्या है? लोन्योगार क्या था? मुख्यमंत्री था, किसका? तिब्बत का। और तिब्बत के जो राजा कौन था? सोनोगवेसेन गाब्बे, जो कि वहाँ के 32वें राजा थे। तो चलिए,
नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 2, फसलों के त्यौहार। तो फसलों के त्यौहार, ये आपको पता है कि जब फसलें कटती हैं तो हमारे भारत देश में त्यौहार मनाए जाते हैं। वो अलग अलग मौसम में अलग अलग त्यौहार आते हैं, वो हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि जाड़े का मौसम है, पूरे इस चैप्टर में क्या बताया गया है, जाड़े का मौसम है, पूरे 10 दिन से सूरज लापता है। जाड़े के मौसम में सूरज क्या होता है तुम्हें पता है, लापता होता ही है। रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। सर्दी के मौसम में आप और हम कोई भी हो तो उसको निकलने की हिम्मत नहीं होती। तो क्या होते हैं, वो घरों में छुपे मतलब आराम से बैठे हुए होते हैं सर्दी से बचाव के लिए। 14 जनवरी क्या होती है, हमारी मकर संक्रांति होती है, जिस दिन खिचड़ी का दिन आ गया, यानी खिचड़ी उस दिन 14 जनवरी मकर संक्रांति को क्या होता है, खिचड़ी बनाई जाती है। जाड़े के बावजूद हम सब नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हो गए। और वो क्या करते हैं, जाड़े में भी मकर संक्रांति वाले दिन क्या करते हैं, नहा धोकर अपने कमरे में इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। दादा और चाचा ने सफ़ेद चकाचक मोड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। तो जो उनके दादा और चाचा हैं, वो क्या करते हैं, सफ़ेद धोती और कुर्ता पहनकर वहाँ सज धजे बैठे होते हैं। दादी की क्या होती है, दादी की सफ़ेद साड़ी होती है। उस सफ़ेद साड़ी साड़ी जो उनकी दादी हैं बच्चों की, वो क्या कर रही होती, क्या क्या पहन के रखती हैं, वो भी एक सफ़ेद बड़ी सुंदर सी साड़ी साड़ी पहन के रखे होती हैं। उनके सामने क्या, उनके सामने केले के पत्ते कतार में रखे होते हैं, जिस पर तिल, मिट्ठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर होते हैं। तो ये आपको पता है कि ज़्यादातर क्या होता है, मकर संक्रांति वाले दिन ये सारी चीज़ें खाने में प्रयोग की जाती हैं। इस दिन घर में चूड़ा, दही और खिचड़ी खाने का रिवाज है। ये हरियाणा पंजाब में ज़्यादातर चलता है। किंतु अप्पा दीदिया को नहीं पसंद। लेकिन अप्पा दीदिया कौन है, जो इसके खाने की वो मेन है, तो उनको क्या है, उनको पसंद नहीं है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आपको भी पता है, जनवरी के महीने में मध्य भारत में लगभग सभी एरिया में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि असम में बिहू, पंजाब में लोहड़ी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में क्या मनाया जाता है, मकर संक्रांति। तो भारत में जगह जगह पे इस जनवरी के माह में के मध्य में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। और गुजरात में जैसे पतंग का त्यौहार मनाया जाता है। इन्हें जनवरी से लेकर मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। इस दिन साल के पेड़ की पूजा भी की जाती है, पेड़ों की क्या होती है, पूजा भी की जाती है। तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार कौन सा है, वो होता है आपका पोंगल। तो ये देखिए इसमें आपका क्या है, ये जो चैप्टर 2 है, तो देखिए इसमें क्या है, जो आपका चैप्टर 2 है, इसमें क्या बताया गया, फसलों के त्योहारों के बारे में बताया जाता है, जो कि जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े हुए जो त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे असम में भी है, पंजाब में भी, यह भी मैंने आपको असम में भी मनाया जाता है, पंजाब, गुजरात, हमारे लगभग भारत के सभी हिस्सों में ये त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इस चैप्टर का नाम इस वजह से फसलों के त्यौहार रखा गया है। तो चलिए चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं। कविता का सारांश क्या है, खिलौने वाला। जो चैप्टर का नाम है वो है आपका खिलौने वाला। जो कविता का जो चैप्टर है इसमें है खिलौने वाला। और इसके जो लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें क्या कहा गया है, यह क्या है, एक बच्चा होता है जो कि अपनी माँ के साथ रहता है, और उसे और वो कहता है कि माँ देखो फिर से खिलौने वाला आ गया। जो खिलौने वाला होता है वो क्या क्या चीज़ें बेच रहा होता है, वो सारे, जैसे कि पिंजरे में हरा तोता होता है, एक पैसे वाली गेंद होती है, गुड़िया, मोटर गाड़ी और अनेक खिलौने अपने साथ रखता है, और वह अपनी फेरी लगाता हुआ घूमता है। और साथ और क्या चीज़ रखता है वो, जैसे चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी। वह बच्चों को गांव में आकर जोर जोर से आवाज़ देकर बुला रहा होता है कि देखो आ गया खिलौने वाला, खिलौने लेकर आ गया। और वह अपनी चीज़ों के बारे में भी बताता है, जैसे कि उसके पास क्या है, तोता है, गेंद है, गुड़िया है, मोटर गाड़ी है, ये सारी चीज़ें उसके पास है। परंतु उस बच्चे के पास भी क्या होते हैं, 4 पैसे होते हैं। और वह बाकी बच्चों की तरह गुड़िया, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी नहीं लेना चाहता। तो वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मुझे वो और बच्चों की तरह रेलगाड़ी, गुड़िया, मोटर गाड़ी मैं नहीं लूँगा। मैं तो क्या लूँगा, मैं तो तलवार लूँगा या फिर तीर कमान ही लूँगा। और मैं जंगल में जाके प्रभु श्री राम की तरह क्या करूँगा, ताड़का का वध करूँगा।
तो वह बच्चा उन बच्चों से अलग अपनी इच्छा बताता है। किसको बताता है? अपनी माँ को बताता है। और क्या और किस किस लिए बताता है? वो क्या क्यों नहीं लेना चाहता? किससे लेना चाहता है वो तलवार? वो तलवार लेना चाहता है और तीर कमान किससे? खिलौने वाले से लेना चाहता है। तो इस कविता में क्या वो बताया गया है कि एक बच्चा है और एक उसकी माँ है और वह दोनों साथ में होते हैं। तो खिलौने वाला क्या करता है? खिलौने वाला खिलौने लेकर आता है और वह आवाज़ लगाकर बच्चों को बुलाता है कि देखो खिलौने वाला आ गया और मेरे पास ये चीज़ें हैं, आप इन्हें वो उन्हें इस तरीके से बेचना चाहता है ताकि बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर आकर्षित होकर आकर खिलौना खरीदें। परंतु वह बच्चा और बच्चों की तरह ना होकर वह क्या खरीदना चाहता है? वह तलवार और तीर कमान खरीदना चाहता है। तो इस कविता के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इस चैप्टर का क्या नाम है आपके? खिलौने वाला। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये आपके एग्ज़ाम में अब फ़िलहाल पूछी जा रही हैं। तो इस वजह से हम बच्चों आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 4 है आपका नन्हा फनकार। इसमें क्या कहा गया है? इसमें एक केशव नाम का एक छोटा लड़का होता है और वह किसके साथ रहता है? वह अपने पिता के साथ रहता है। और उसके पिता का क्या काम होता है? पत्थर पर नक्काशी करने का काम करता है। परंतु वह बच्चा अपने पिता के साथ रहकर यह काम सीख रहा होता है और वह बच्चा भी काफ़ी समय से यह काम सीख रहा होता है और नक्काशी बनाना चाहता है। और वह एक दिन बहुत बड़ा नक्काशीकार बनना चाहता है। और एक दिन उस बच्चे के पास एक आदमी आता है और वह उसकी तारीफ़ करने लगता है। वह उससे पूछता है कि आप कौन हो? तो वह नहीं बताता, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता लगता है उस बच्चे को कि वो कौन थे? वह बादशाह अकबर था। बादशाह ने केशव को उससे नक्काशी सीखने को कहा। उन्होंने केशव को अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया कि बादशाह अकबर भविष्य में क्या करना चाहते हैं। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को सब बात के साथ सोने लग जाते हैं। तो केशव के पिता बोले, तुम तो अभी से प्रसिद्ध होने लगे हो। जैसे उन्हें पता लगता है कि आज इनसे बादशाह अकबर मिलने आए थे। तब केशव ने उनसे बादशाह की सीकरी में शहर बनाने का कारण पूछा। उसके पिता ने बताया कि बादशाह के पहले कोई संतान नहीं थी। तब उन्हें सीकरी के ख्वाजा सलीम चिश्ती ने ही बताया था। तो इस कहानी में क्या बताया गया है? इस कहानी में बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा कितना बड़ा फनकार होता है और वो कितना अच्छा कारीगरी करना सीखता है और उसका भविष्य की क्या योजनाएं थी, वो भविष्य में क्या बनना चाहता था। तो इस वजह से इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया? इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया? नन्हा फनकार। तो इसमें मेन बच्चा कौन है? इसमें मेन कहानी किसके बारे में? इसमें एक छोटे बच्चे के बारे में जिसका नाम केशव है। और किसके बारे में? और इसमें बादशाह अकबर के बारे में बताया गया है। तो बच्चों चलो चैप्टर 4 की तरफ चलते। 4 आपका ये हो गया, तो चैप्टर 5 की तरफ हम चलते हैं। चैप्टर 5 आपका जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसमें क्या कहा गया है? इसमें एक ईला बच्ची होती है। उसकी उम्र कितनी होती है? वह 26 साल की होती है। परंतु वह क्या होती है? एक अपाहिज होती है जो कि गुजरात के सूरत के ज़िले में रहती है। उसका बचपन कहाँ गुजरता है? उसका बचपन उसके नानी के गांव राजकोट गांव में अपने नानी के पास बिताती है। और वह ज़िला कहाँ होता है? वह अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना नानी के साथ रहती है। परंतु वह शाम को जब बच्चों को खेलते हुए देखती है, वह भी चाहती है कि वह उन बच्चों के साथ खेले, परंतु वह अपने हाथों से क्या थी? कमज़ोर थी और इतनी ताकत नहीं थी ईला के हाथों में कि वह उन बच्चों के साथ खेल सके। परंतु ईला ने हार नहीं मानी और सब कुछ अपने पैरों से ही करना सीख लिया। वह उन बच्चों को देखकर उदास होती थी, परंतु उसने हार नहीं मानी और उसने क्या करा? अपने पैरों की मदद से वह सारे काम करना धीरे धीरे सीख जाती है। जैसे कि वह अपने पैरों से क्या काम करना सीख जाती है? वह पैरों से खाना बनाना सीख जाती है, सफाई करना सीख जाती है, कपड़े धोना सीख जाती है, जैसे कार्य करने लगती है। लेकिन वह अधिक पढ़ाई नहीं कर सकी क्योंकि उसे इस चीज़ का पता ही नहीं था कि अपाहिजों को मिलने वाली सुख सुविधाएं क्या थी, जो जो उसे ज्ञान अर्जित करने में मदद कर सकती थी। तो इसी वजह से उसकी माँ और दादी क्या काम कढ़ाई का काम करती थी। ईला भी उन्हें देखकर कढ़ाई करना सीख जाती है और अपना जीवन यापन करने लगती है। तो इसी वजह से इस चैप्टर का क्या नाम रखा गया? इस चैप्टर का जो नाम है वो है जहाँ चाहा वहाँ रहा। और इसमें मेन कैरेक्टर कौन होता है? इसमें मेन कैरेक्टर आपकी ईला है, जो कि 26 साल की अपाहिज लड़की है। इसकी कैरेक्टर की वजह से जहाँ चाहा वहाँ रहा रखा गया है क्योंकि वह अपाहिज होने के साथ साथ भी वह बच्ची हार नहीं मानती और सारा काम करना सीख जाती है।
तो चलिए चैप्टर 6 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमें उम्मीद है कि जो हम आपको एक सारांश दे रहे हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए चैप्टर 6 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 6 आपका चिट्ठी का सफ़र। तो चिट्ठी का सफ़र बच्चों, आज के टाइम में क्या है कि अब तो टेलीफोन वगैरह, मेल वगैरह सारी चीज़ें चल गई हैं। तो लेकिन पुराने समय में क्या होता था, हम चिट्ठी से अपनी बातें एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। यानी कि अपनी बातों का आदान प्रदान किस तरीके से करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए वो हम करते थे चिट्ठी से। पत्र है जो क्या है, हमारे जीवन में क्या था, एक खास स्थान रहता था। पत्र लिखा हुआ है, पत्र है। पत्र में इसमें इस चैप्टर में क्या कहा है कि पत्र मेरे जीवन में एक खास स्थान रखता है, क्योंकि पहले जो पत्र होते थे हम उसी से अपनी हम बातों को चिट्ठी में लिखकर एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, जिसकी वजह से हम अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकते थे जो दूर रहते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम अपनी भावनाओं को या किसी चीज़ को, या तो हम क्या करते हैं, मेल लिख के अपने दूसरे जो हमसे दूर रह रहा हो उसको हम बताते हैं, या क्या करते हैं, हम फ़ोन करके एक दूसरे की जानकारी ले लेते हैं। तो इस वजह से क्या है कि पहले जो समय था उसमें पत्र एक खास स्थान रखता था। इसके द्वारा हम अपने संदेश एक दूसरे को भेजते थे और अपनी बातें एक दूसरे को बता भी सकते थे। किसी भी चिट्ठी को सही स्थान तक पहुंचने के लिए घर के नंबर के बाद क्या होता था, गली मोहल्ले का नाम, गांव का नाम, कस्बे का नाम, जिले का नाम और वहाँ का क्या होता था, पिन कोड। वो सारी चीज़ें एक चिट्ठी पर लिखनी होती थी। और चिट्ठी के लिए क्या था, पिन कोड बहुत ज़रूरी चीज़ होता था, ताकि पता लगे कि किस शहर में हमें, किस जगह पे और किस शहर में हमें ये चिट्ठी भेजनी है। तो ये कब शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका 15 अगस्त 1972 में। तो चिट्ठी का महत्व आप सबको पता ही है क्या होता था पहले। तो इस वजह से इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, चिट्ठी का सफ़र। और इसमें क्या बताया गया, चिट्ठी के बारे में बताया गया, किस तरीके से हम चिट्ठी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण थी और किस तरीके से हम चिट्ठी भेजते थे। तो हमें चिट्ठी भेजने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए थी। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और ये इसकी डेट आप याद रखना, 15 अगस्त 1972। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में क्या है, एक डाकिये की कहानी है, जो किसकी जुबानी है, वो है आपकी कंवर सिंह की जुबानी। और उसे क्या दिया गया था, जो वो डाकिया था उसको एक बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार दिया गया था। और किसके द्वारा उसको दिया गया था, वो दिया गया था सरकार द्वारा। तो चलिए इसमें बताते हैं। कंवर सिंह क्या थे, एक शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी थे। कहाँ के वो निवासी थे, वो नेरवा गांव। और कहाँ था ये आपका, शिमला में। ठीक है, उनके 4 बच्चे थे और 3 लड़कियां, 1 लड़का। यानी वो जो कुमार सिंह थे वो शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी थे, और वो क्या थे, एक डाकिया थे। उनके कितने बच्चे थे, उनके 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 1 लड़का। तथा जो लड़का उनका एक लड़का था, और वो जो लड़का था वो किस में पढ़ता था, वो 10वीं क्लास में पढ़ता था। उनका एक लड़का और भी था जो जिसकी पहाड़ी से गिरकर क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। कंवर सिंह पहले किस में थे, वो मैंने बताया भी इसमें। कंवर सिंह पहले भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे, लेकिन अब वह एक पैकर थे। यानी पैकर जो पैकिंग करने वाले होते हैं, तो वो अब हाल फिलहाल क्या थे वहाँ, उसके बाद वो एक पैकर बन गए। यह घटना कब की, ये घटना 22 जनवरी 1998 की है। रात 10:30 बजे थे, किसी ने ऑफिस में घुसकर पीटा। यानी कि जब वह ऑफिस में काम कर रहे थे, पैकर काम कर रहे थे, तो उनके ऑफिस में अचानक से कोई आ जाता है जिन्हें वह जानता नहीं था। कब की तारीख थी वो, 22 जनवरी 1998 की रात को 10:30 बजे उनको कोई घुसकर पीट कर चला जाता है। उनके सिर पर क्या होती है, काफ़ी चोट लगती है, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आया तो वह कहाँ पर थे, वह अस्पताल में थे। तो बच्चों, इस चैप्टर की ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने इसमें आपके साथ शेयर की। तो आप ये सारी याद रखना कि ये किसकी कहानी है, ये एक डाकिये की कहानी है। और किसकी जुबानी है, ये आपकी कुंवर सिंह की जुबानी है। और उसका नाम क्या था, कुंवर सिंह। वो कहाँ के, किस जिले के रहे, वो कहाँ के रहने जाने वाले, शिमला जिले के किस गांव के, नरेवा गांव के निवासी थे। तो चलिए चैप्टर 8 की तरफ चलते हैं।
चैप्टर 8 है आपका वे दिन भी क्या दिन थे। तो इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया, चलिए आगे देखते हैं। यह पाठ भविष्य में होने वाले परिवर्तन पर आधारित है। तो चलो इसको मैं आगे बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है कि जो भविष्य में टेक्नोलॉजी क्या है, हमेशा हम तरक्की करते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। इसमें बताया कि भविष्य में किस तरीके से पुस्तकें नहीं होंगी और वो रोबोट के साथ बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो चलो इसमें हम बताते हैं वे दिन भी क्या दिन थे। क्या कौन सोचता है, ये बच्चे सोचते हैं कि वो दिन पुराने दिन भी क्या थे। अब कैसे सोचते हैं वो देखते हैं इसमें। यह पाठ भविष्य में होने वाले परिवर्तन पर आधारित है, यानी भविष्य में जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, जो टेक्नोलॉजी बढ़ती हो जाएगी और चेंज होती जाएगी, उससे उसके ऊपर आधारित है। रोहित और कुम्मी नाम के क्या थे, दो बच्चे थे। रोहित और कुम्मी नाम के दो बच्चे थे जिन्हें सन 2155 यानी कि आज के समय की एक किताब मिलती है, यानी उन्हें पुराने समय की एक किताब मिलती है जिसमें जो उन्हें बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि उस युग में मशीनें किताब थी। यानी कि उन्हें क्यों अजीब लगता है, क्योंकि उस ज़माने में इस जो ज़माना चल रहा होता है उसमें क्या होता है, मशीनें ही किताबें होती हैं, क्योंकि वो मशीनों से सवाल जवाब करते हैं और मशीनें ही उन्हें जवाब देती हैं। तो इस वजह से उन्हें किताबें बहुत अजीब लगती हैं। बच्चे मशीन से पढ़ते थे तथा मशीन से उन्हें सवाल जवाब मिलते थे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उस किताब में स्कूल का जिक्र था और उस किताब में था कि स्कूल कैसा होता था और क्या कैसे होते थे, किस तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चे टीचरों से पूछते थे और टीचर सवाल जवाब किससे करते थे, बच्चों से करते थे। उन्हें और आश्चर्य होता है कि एक पुरुष और एक स्त्री इतने सारे विषय एक साथ कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें विषयों के बारे में बताया गया था कितने सारे विषय होते हैं। तो वो ये चीज़ देखकर कि पहले समय में कितनी सारी चीज़ें बच्चे पढ़ते थे और कितनी मेहनत करते थे और तो उनको कितनी कठिनाई होती होगी। तो ये सारी चीज़ें देखकर वो बड़े हैरत में पड़ जाते हैं कि पुराने समय में किस तरीके से बच्चे किताबों से पढ़ते थे। तो इस वजह से इस चैप्टर का क्या नाम है, वे दिन भी क्या दिन थे। और इसमें कौन बच्चे थे, इसमें दो बच्चों के नाम बहुत महत्वपूर्ण है, रोहित और कुम्मी नाम के दो बच्चे थे। ठीक है, यानी ये भविष्य में भविष्य के ऊपर है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। तो चैप्टर 8 भी आपका ख़त्म हो गया। चलो चैप्टर 9 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 9, चैप्टर 9 है वो क्या है, इसमें क्या कहा गया है, एक माँ की बेबसी। चैप्टर 9 में की कविता में बताया गया एक माँ की बेबसी, एक गूंगे बच्चे की कठिनाइयों को चित्रित किया गया है। इस कहानी में क्या, इस कविता में क्या बताया, एक चित्र दिखाया गया है जिसमें क्या है, एक गूंगा बच्चा है और उसकी माँ है। साथ ही उसकी पीड़ा को देखकर उसकी माँ को होने वाले दुख और बेबसी का चित्रण किया गया है। और उस चित्र के उस कविता में जो क्या है, वो जो बच्चा है वो क्या होता है, गूंगा होता है। उसकी माँ क्या होती है, उस बच्चे को देखकर उसकी उसकी कठिनाइयों को देखकर उस चित्र में ये दर्शाया गया है कि उसकी माँ को कितनी पीड़ा होती है कि उसका बेटा है जो वो गूंगा है और कितनी कठिनाइयों से कितनी कठिनाइयाँ वो झेलता है और लोगों का मजाक सहता है। तो इस चीज़ में, इस चैप्टर में एक माँ की बेबसी, इसमें एक माँ की बेबसी को दर्शाया गया है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 10 पर चलते हैं। चैप्टर 10 है आपका एक दिन की बादशाहत। एक दिन की बादशाहत, इसमें क्या होता है कि एक दिन के लिए किसी को ताकत मिल जाना। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बताई गई। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है। आरिफ और सलीम नामक दो बच्चे होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, उन्हें हर बात पर टोकते रहते हैं, जैसे कि हम भी करते हैं कि आपके जैसे हमारे बच्चे हैं, जब हम बच्चे थे तो हमारे बड़े हमको, हम शरारत करते थे तो वो हमको टोकते थे, हमें समझाते थे, लेकिन हमें उन चीज़ों का क्या लगता था, बुरा लगता था। तो चलिए आगे देखते हैं। वे दोनों घंटों इन पाबंदियों से बचने का सोचते रहते थे। जैसे हम बच्चे सोचते हैं कि वे पापा आएंगे तो हम इधर निकल जाएंगे, मम्मी कुछ कहेंगे तो ये कर लेंगे। तो वो पूरे दिन इसी उपाय को सोचते रहते थे कि किस तरीके से परिवार वालों की डांट से हमें बचा जाए। एक दिन उन दोनों ने अपने पिता से कहा कि एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के अधिकार दे दिए जाएं। तो यानी वो दोनों बच्चे क्या होते हैं, अपने माता पिता से कहते हैं कि एक दिन के लिए जो अधिकार है आपके पास है वो हमें दे दिया जाए और जो हम कहेंगे उस तरीके से आपको करना होगा, जैसे कि बच्चे करते हैं। ठीक है, और अगले ही दिन उन्हें अपनी माँ को जल्दी उठा दिया। तो ये अधिकार जैसे उनके पिता ने उनको दिए, चलो कोई नहीं एक दिन के लिए देख लेते हैं। तो अगले दिन सुबह होते ही वो अपनी माँ को, जिस तरीके से उनकी माँ बच्चों को जल्दी उठाती थी, उन्होंने अपनी माँ को जल्दी उठा दिया। जब दादी
बादाम का शरबत पीने लगती है तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे जैसे दादी अपने दिनचर्या के हिसाब से अपने बादाम का शरबत पीती हैं तो बच्चे उन्हें रोक देते हैं और शरबत पीने नहीं देते। बढ़िया नाश्ता, और वह बच्चे क्या करते हैं, बढ़िया नाश्ता जो होता है वो खुद ही खा जाते हैं और जो सिंपल नाश्ता होता है वो अपने परिवार वालों को देते हैं, यानी अपनी दादी मम्मी और पापा को। उनकी माँ भी नाश्ता करने लगती है तो उन्हें दांत साफ करने के लिए कहते हैं। जैसे ही उनकी मम्मी नाश्ता करने के लिए बैठती है, जैसे हम नाश्ता करते हैं तो मम्मी हमारी या पापा हमारे कहते हैं ना, बेटा ब्रश कर लो। तो वो चीज़ वो कहते हैं कि आप पहले रुको, खाना बाद में खाना, पहले आप ब्रश करके आओ। और उनके पिताजी को भी डांट लगेगा तो वो क्या करते हैं, फिर अपने पिता को भी, जिस तरीके से पिता बच्चों को डांट लगाते हैं शरारत करने पे, वो भी बच्चे भी अपने पिता को डांट लगाते हैं। जिस प्रकार वे सब उन लोगों को पर चिल्लाते उसी तरीके से वो भी अपने बड़ों पर चिल्लाते हैं। और अगले दिन क्या होता है, वो रात हो जाती है, फिर वो बच्चे सो जाते हैं। अगले दिन वो उठकर क्या देखते हैं, जब उनकी आँख खुलती है तो उनके परिवार वालों के व्यवहार में, जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनके व्यवहार में उनको बदलाव देखने को मिलता है। तो इस वजह से इस चैप्टर का क्या नाम रखा गया है, एक दिन की बादशाहत। यानी कि अपनी बादशाहत उन बच्चों ने दिखाई और अपने माता पिता को भी उस चीज़ का एहसास कराया, जो पीड़ा वो बच्चे झेलते थे। तो वो चीज़ देखकर उनके माँ बाप का और दादा दादी का क्या होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। और वो दो बच्चे कौन थे, वो दो बच्चे थे आपके आरिफ और सलीम। तो ये इसमें याद रखने वाली चीज़ है। और इस वजह से इस चैप्टर का नाम क्या रखा है, एक दिन की बादशाहत। तो बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और ये अभी आपके 10 चैप्टर हैं, 11 से लेकर 18, यानी कि 8 चैप्टर और आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे। तो बच्चों, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।